हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम जिसमें भी अनिवार्य प्रश्न पत्र आता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य का, इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये वैसे भी बेसिक नॉलेज हर किसी के पास होना ही चाहिए और बेसिक पे ही ये डिपेंड भी है। ठीक है। तो ये नॉलेज हर किसी के पास होना चाहिए, इसीलिए ये अनिवार्य रखा गया है, क्योंकि इसको हर किसी के लिए पढ़ना अनिवार्य है। इसमें बेसिक चीज़ें, थोड़ा सा साइंस से भी रिलेटेड और जो डेली लाइफ में घटनाएं होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और ऐसे ही एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे और जो एग्ज़ाम हो गए हैं उनमें भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो इसका वैसे तो कोई दायरा फिक्स नहीं है, आपका सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन रहेंगे, बाकी क्वेश्चन बाहर से भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो इसको बीए, बीएससी, बीकॉम और भी कोई ऐसी डिग्री है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की जिसमें कि ये पूछा जाता है, तो सब लोग देख सकते हैं। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबरक्लोसिस। तो पहली बात मैं आपको बताऊं, एग्जाम में क्वेश्चन आपको करना कैसे है, बहुत ही आसान होते हैं कुछ क्वेश्चन। इसमें बैक्टीरियम पहले ही लिख दिया है, तो आपको वायरस और फंजाई तो काट ही देना है। जब पहले ही पूछ रहा है कि बैक्टीरिया कौन सा रिस्पॉन्सिबल है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टीबी बोलते हैं जिसको ना, नाम सुने हो सब लोग, तपेदिक, तो बैक्टीरियम से ही होगा। अब दो बैक्टीरियम दिए हुए हैं, उसमें भी आपको ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, थोड़ा एक्टिव माइंड से। एग्जाम में तो हर कोई बैठता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्री, तो इसमें देखो ये माइकोबैक्टीरियम तो जीनस है इसका, वंश, और ये दोनों जातियां हैं, स्पीसीज। तो ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक के लिए जो रिस्पॉन्सिबल स्पीसीज होती है वो होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब यहीं पे मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताऊं जो टीबी से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टीबी का जो टीका होता है, वैक्सीन, उसका नाम होता है VCG। आप सब ने इसको कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, 9th-10th से ही हम लोग पढ़ते आते हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछने के पूरे चांस हैं। एक, अब जब टीके की बात कर रहे हैं वैक्सीन की, तो और एक बात कर लेते हैं। एक वैक्सीन होता है DPT। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टीके ने कई सारी ऐसी भयानक बीमारियां हैं जो हमारे देश से पूर्ण रूप से उनका उन्मूलन हो चुका है। ठीक है। तो इसका फुल नेम भी आपसे पूछा जा सकता है। DPT का फुल नेम होता है डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटेनस। क्या होता है? डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटेनस। ठीक है। तो ये कंबाइंडली तीनों डिजीज़ के लिए दिया जाता है। ये टीका जिसको लगा दिया जाता है तो इन तीनों रोग के होने की संभावनाएं जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि ऐसा कौन सा डिजीज है जिसका पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है हमारे देश से, तो वो होगा चेचक। क्या होगा? चेचक। मैं जितनी भी संबंधित एक क्वेश्चन पे 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। तो अगर 20 भी करा रहा हूँ, समझ लो आप 100 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। चेचक ऐसा रोग है जो हमारे यहाँ से पूर्ण रूप से इसका उन्मूलन हो चुका है, अब कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फेंट। बेहोशी क्या है? अ रिस्पॉन्स टू कॉल, अनएक्सपेक्टेड कोलेप्स, अ ब्राइफ लॉस ऑफ हेर्ट, अ साइन ऑफ फ्लू। तो फ्लू का तो साइन हो नहीं सकता है। बुलाने की प्रक्रिया का इससे कोई संबंध नहीं है। अब इन दोनों ऑप्शन में आप फंसोगे। तो देखो, बेहोशी क्या होती है? अचानक से, अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित रूप से कोलेप्स होता है। ठीक है। इसी को बोलते हैं बेहोशी। अगला क्वेश्चन है, एन एफिशिएंट ड्रेसिंग शुड बी। कुशल ड्रेसिंग होनी चाहिए विद जर्म। देखो, जब कीटाणु साथ में रहेंगे तो हमारी ड्रेसिंग का मतलब ही क्या होगा? वो तो जर्म फ्री होना चाहिए, इसीलिए तो ड्रेसिंग की जाती है। तो ये कैसी होनी चाहिए? कीटाणु मुक्त। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। तेल के साथ, मॉइस्चर के साथ, ये अलग चीज़ें हैं। ठीक है। तेल के साथ तो संभव ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगा। और रही बात मॉइस्चर की, तो जहाँ मॉइस्चर होगा वहाँ कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप ग्रोथ कर ही लेंगे। ठीक है। तो ये जर्म फ्री होना चाहिए, रोगाणु मुक्त। व्हेन परफॉर्मिंग CPR यू गिव। CPR में क्या, किस तरह से, मतलब क्या प्रोसेस रहता है, उसमें क्या किया जाता है?
10 स्लो ब्रीथ एंड 10 चेस्ट कंप्रेशन, मतलब 10 सांस दोगे तुम उसको स्लो धीमे से और 10 बार चेस्ट को कंप्रेस करोगे, दबाओगे। 5 स्लो ब्रीथ एंड 10 चेस्ट कंप्रेशन, 2 स्लो ब्रीथ एंड 30 चेस्ट कंप्रेशन, 1 स्लो ब्रीथ एंड 2 चेस्ट कंप्रेशन। तो इसका राइट आंसर तो डी होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डाउट है। मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए था कि इसमें पर मिनट या पर आवर इस तरह से इसका ड्यूरेशन होना चाहिए कि कितने समय में कितने चेस्ट कंप्रेशन आप दोगे। अगला क्वेश्चन है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत सारे जिसमें कन्फ्यूजन होगा, अच्छे से क्वेश्चन का स्टेटमेंट सेट नहीं होगा, तो आपको अपने हिसाब से उसको सोच के जो ज़्यादा सही उत्तर होगा उसको देना पड़ेगा। अभी आगे भी आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा जिससे कि आपका जो है आप पहले से प्रिपेयर हो जाओगे कि किस तरह से उसका आंसर देना है। कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन इज, यही पहले वाला वही जो CPR था उसी का फुल नेम है ये। लाइफ सेविंग टेक्निक, हाउ टेक मेडिसिन, हाउ टू टेक फूड, नन ऑफ द एबव। तो भोजन देने की तो ये है नहीं कोई टेक्निक, ना ही मेडिसिन का इसमें कोई यूज ही नहीं हो रहा। आप खुद से उसको ब्रीथ और चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो, तो एक प्रकार की ऐसी टेक्निक है जो इमरजेंसी में लाइफ सेविंग होती है। ठीक है, लाइफ सेविंग टेक्निक है। ब्रीदिंग ऑफ बोन इज कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ बोन, हड्डियों का जो टूटना होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको फ्रैक्चर बोलते हैं, आप सब लोग जानते ही हो। ये तो नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चन। नॉर्मल पल्स रेट टू नॉर्मल एडल्ट एज, एक वयस्क व्यक्ति का जो सामान्य पल्स रेट होता है वो कितना होता है? तो आप लोग पढ़े ही हो कि 72 से लगभग 72 से 75 के बीच में होता है। वैसा को इसमें दिख नहीं रहा है, तो हम इसको मान के चलते हैं 75 से 115 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, और ये बहुत ध्यान देना, ऐसा हो सकता है एक ही जैसे ऑप्शन हो, एक में पर मिनट हो, एक में पर सेकंड हो, पर आवर हो, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, पूरे ऑप्शन पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर देना है। यही अप्रोच होनी चाहिए, तब आपके निगेटिव नहीं होंगे। निगेटिव वैसे भी नहीं होता है लेकिन गलत नहीं होंगे। इन विच डायरेक्शन इज द एक्सपेंशन ऑफ द लंग मैक्सिमम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब श्वसन होता है, श्वासन, तो देखो श्वसन और श्वासन अलग अलग चीज़ें हैं। श्वसन का मतलब होता है कि ग्लूकोज या न्यूट्रिएंट को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करना, लेकिन श्वासन अलग चीज़ है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक सेलुलर रेस्पिरेशन है, एक एक्सटर्नल। ये जो रेस्पिरेशन है यहाँ श्वासन की बात की जा रही है। श्वासन में जब हम सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, ब्रीदिंग वही, तो उसमें क्या होता है, फेफड़े में कौन से वो देखने को मिलेंगे आपको परिवर्तन। तो आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। इस तरह से कुछ हमारा फेफड़ा होता है, ठीक है। एक दूसरा भी इसी तरह से होगा। इसके नीचे होता है डायाफ्राम, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, पेशियों का बना हुआ होता है, मस्कुलर डायाफ्राम। और ऊपर पसलियाँ होती हैं फेफड़े के ऊपर, आपको पता ही होगा। 12 पेयर रिब्स प्रेजेंट होती हैं, पसलियाँ। उन पसलियों में इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ठीक, अंतरापरसुक पेशियाँ। इस तरह से मान लो उसमें पेशियाँ हैं, ठीक है, बहुत सारी, चारों ओर को, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर भी होती है। तो जब ये नीचे को देखो ऐसे, इस तरह से डायाफ्राम, जब आप सांस लोगे तो जब इसका आयतन बढ़ेगा फेफड़े का, तो ये डायाफ्राम नीचे की ओर मूव करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से डायाफ्राम हो जाएगा और ये फेफड़े जो है इसको पुश कर देंगे, डायाफ्राम सीधा हो जाएगा। और जब ये दोनों टाइप के मतलब एक्सपेंशन दिखाता है, नीचे की ओर भी बढ़ेगा अक्षीय रूप में और पार्श्वीय रूप में, लिटरल ग्रोथ भी इसमें होगी। तो ये जो पेशियां हैं ये चौड़ाई बढ़ाएंगी और लंबाई कौन बढ़ाएगा फेफड़े की, डायाफ्राम। तो ओवरऑल 2 प्रकार के इसमें एक्सपेंशन होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावी होता है वो होता है डायाफ्राम वाला। डायाफ्राम जब सीधा हो जाएगा तो ये फेफड़े जो है अक्षीय रूप में ज़्यादातर बढ़ जाएंगे, तो ऊपर नीचे की ओर जो है, ऊपर की ओर ज़्यादातर आयतन इसमें बढ़ेगा, ठीक है। तो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इन द लोअर डायरेक्शन, आउटवर्ड, इन ऑल डायरेक्शंस। तो ऑल डायरेक्शन में बढ़ता है, लेकिन पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो होता है एक्सपेंशन
वो होता है ऊपर की ओर, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन है नी जॉइंट इज फाउंड बिटवीन व्हिच बोन। नी जॉइंट कहाँ पाया जाता है? देखो नी जॉइंट घुटने का जॉइंट जो है जोड़ पूछा गया है, तो ये मेनली एक तो हमारा ह्यूमरस और रेडियस के बीच में होता है, ठीक है। तो रेडियस और अल्ना, ये तो गलत हो गया, इसमें पाइवोट होता है। कौन सा? पाइवोट जॉइंट। ह्यूमरस और रेडियस, ये राइट होगा इसका। फीमर और इनोमिनेट, ये गलत हो गया। फीमर से टीबिया जुड़ा हुआ है, टीबिया और फिबुला पढ़े हो ना, पैर में जो होती है, तो ये भी गलत हो जाए, इसमें फिबुला जुड़ा होता तो सही हो जाता। एब्लो जॉइंट मतलब कोहनी का जो जोड़ होता है, इज फाउंड बिटवीन व्हिच बोन्स, किस किस के बीच में पाया जाएगा? कोहनी का जोड़। तो ओवरऑल वही क्वेश्चन घुमा के फिर से पूछ रहा है, व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ टू मच ब्लड लॉस। अत्यधिक रक्त हानि के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो ये तो आप लोग कर ही लोगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रक्त की हानि हो जाती है तो उसमें त्वचा भी पीली हो जाएगी। जब ब्रेन को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा तो मति भ्रम की भी संभावनाएं होंगी और चक्कर तो आएगा ही, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। द स्टेट ऑफ इम्यूनिटी टू अ डिजीज और द स्टेट ऑफ बीइंग प्रोटेक्ट फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड। तो ये डिफिनेशन ही सीधे पूछ लिया गया है इम्यूनिटी की। जो प्रतिरक्षा हमारी होती है उसका यही काम होता है, डिजीज़ जो होता है डिजीज़ के प्रति रेसिस्टेंस, ठीक है, उसको रोकना, प्रतिरोध करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा इम्यूनिटी। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो अंदर आता है, इन्फेक्शियस होता है, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। और एंटीबॉडी जो उसके अगेंस्ट लड़ते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे कि मान लो कोई वायरल पार्टिकल है, वायरस पार्टिकल है, प्रोटीनेशियस पार्टिकल जो इन्फेक्शियस है, संक्रामक है, वो हमारे अंदर गया तो उसको बोलेंगे एंटीजन। और उसके प्रति जो बॉडी में हमारी इम्यूनिटी ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। और इन दोनों का जो रिस्पॉन्स होता है जिससे कि हमको प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। तो वही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन सभी आसान आते हैं, ज़्यादा डरने की बात नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा केयरफुली पढ़ेंगे क्वेश्चन को, और ये होना भी चाहिए एग्जाम के टाइम पे। व्हिच बोन इज कॉल्ड कॉलर बोन। कॉलर बोन किसको बोलते हैं? कॉलर बोन जो ऑब्वियसली जो हम शर्ट पहनते हैं कॉलर के नीचे जो होती है उसी को कॉलर बोन बोलते हैं। तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है स्केपुला। क्या बोलते हैं? स्केपुला। ह्यूमरस जो होती है ये हमारे जो हैंड की जो सबसे मजबूत बोन होती है, और लंबी भी बोल सकते हैं। ये जो मजबूत वाली बोन है, लंबी नहीं होती लेकिन मजबूत सबसे जो होती है वो ह्यूमरस ही होती है। पेल्विक गर्डिल ये आपको पता ही होगा, पेल्विक सिम्फाइसिस बनाता है। और क्लेविकल ये ग्लेनोइड, देखो इसमें स्केपुला और ह्यूमरस एक ग्लेनोइड गुहा में होते हैं, इसी तरह से क्लेविकल भी एक प्रकार की कैविटी होती है जो पेल्विक गर्डिल से रिलेटेड होती है और फीमर से। स्टडी द इफेक्ट्स एंड पॉइजन्स ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का जो पॉइजनिंग इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रभाव को, जैसे कि बहुत सारी मेडिसिन जब कोई व्यक्ति खाता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसके जो है साइड इफ़ेक्ट भी दिखते हैं। जब हाई एंटीबायोटिक काफ़ी दिन तक खाई जाती है तो बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर वो टॉक्सिक है तो उसको हम किस तरह से स्टडी करते हैं, उसका नाम क्या है स्टडी का? तो उसको हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। क्या बोलते हैं? टॉक्सिकोलॉजी। बहुत लोग इसमें ऑल ऑफ द एबव भी किए होंगे, लेकिन ऑल ऑफ द एबव करने वाले सुधर जाएं। ऐसा नहीं होता है कि हर बार अगर मिल गया उपर्युक्त सभी सही तो वही नहीं सही होता है, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हील्स द वुंड ऑफ सर्जरी। सर्जरी का घाव कौन सी विधि से भरा जाता है? प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन। तो ये दोनों ही सही, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बोथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिटेनस बेसिलाई इज फाउंड। टिटेनस का जो बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये भी आप याद रख लो, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। तो इसका जो बैक्टीरिया होता है, ये जो टिटेनस का क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये मेनली कहाँ पाया जाता है? सॉइल में पाया जाता है।
और ये जो रूमिनेंट पशु होते हैं जैसे कि गाय भैंस है, ठीक है, और घोड़ा है, इनका जो एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, एक्सक्रीटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं, उत्सर्ग होता है गोबर वगैरह, इसमें जो है ये बैक्टीरिया मेनली मिलते हैं। ये पता कैसे चला? इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ था आज के बहुत सालों पहले। जब पहले युद्ध हुआ करते थे तो युद्धों में क्या होता था, जो सैनिक लड़ते थे तो मान लो उनका हाथ पैर कहीं कट गए या ब्लड का लॉस होने लगा और उसमें युद्ध में घोड़े भी शामिल रहते थे तो उनका एक्सक्रीटा भी पड़ा रहता था। तो और इसका जो है कहीं ना कहीं तलवारें भी होती थी तो उससे भी रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक पास अगर इकट्ठा हुई तो टिटेनस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए मिल्क से भी रिलेटेड होता है, क्योंकि जो रूमिनेंट पशु होते हैं उनकी जो है आंत में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये मिल्क में भी आ सकते हैं, इसीलिए मिल्क भी नहीं दिया जाता है ऐसे कंडीशन में, ठीक है, टिटेनस में। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द ग्रोथ कर्व? जो ग्रोथ कर्व होता है, आप देखो यहाँ ग्रोथ कर्व पूछा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी हो सकती है, ठीक है, चरघातांकी और ज्यामिति जिसको बोलते हैं, ठीक है, अंकगणितीय वृद्धि। तो वरना ये सही हो जाता है यस, अगर चरघातांकी पूछता। चरघातांकी में यस शेप का कर्व होता है, एक लैग फेज होता है, फिर इतना होता है लॉग फेज जिसमें ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है, बाद में अंतिम आ जाती है। यहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है इस ग्राफ में, यहाँ पे देखो ये रुक गई, स्ट्रेट लाइन नहीं, यहाँ पे रुक जाती है, नियत हो जाती है। क्यों? टाइम के साथ। यहाँ इधर क्या होगा, टाइम होगा, इधर ग्रोथ दिखा रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब पोषण पर्याप्त मात्रा में नहीं रह जाता, ख़त्म हो जाता है, तब ये ग्रोथ रुक जाती है, तो यस शेप होता है। लेकिन यहाँ पे सिंपल ग्रोथ पूछा तो ये जे आकार का कर्व बनाएगी। कैसा? जे आकार का, इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आप सब लोग पढ़ते आए हो, हीमोफीलिया जो है वो आनुवंशिक रोग होता है। टाइफाइड तो बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरकुलोसिस भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। अपेंडिसाइट जो है ये भी आनुवंशिक डिजीज़ नहीं है, क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले अगर आपको पता है रोग तो वो तो कभी जेनेटिक हो ही नहीं सकते। जेनेटिक डिजीज़ जो होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, उसमें क्रोमोसोम नंबर में फ़र्क आता है, कम ज़्यादा हो जाते हैं या इंसर्शन डिलीशन हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, म्यूटेशन वगैरह हो जाएगा, जिससे कि जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ आर, मेंटल हेल्थ जो है उसको कौन अफेक्ट करते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल, तो ये सभी अफेक्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में देखो घरेलू जो पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, और वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज जो कारखानों से निकला हुआ जल है। एग्रीकल्चर जैसे कि हम लोग जो बहुत सारी कीटनाशक आज की डेट में यूज की जा रही हैं, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये जो ओवरऑल जितने भी पेस्टिसाइड हैं ये कहीं ना कहीं जल को प्रदूषित ही करते हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं मछलियाँ। ये भी याद रखना, बहुत पूछा जाता है। मछलियाँ जो है इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि जब प्रोडक्ट जाते हैं, मान लो घरेलू जो अपशिष्ट होता है उसमें ज़्यादातर कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो कि जब तालाब वगैरह में पहुंच जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे पौधों की ग्रोथ हो जाती है अचानक से, ठीक है, शैवाल ग्रोथ कर जाते हैं। आइकोर्निया देखे होंगे आप, पिस्टिया देखे होंगे जो जलीय पादप, आइकोर्निया वही जो जिसको हम जलकुंभी बोलते हैं, बंगाल का आतंक भी बोलते हैं। तो जब पौधे ज़्यादा हो जाएंगे, जानवर भी उसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन मछलियों को कम मिलने लगती है, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, मछलियाँ वहाँ मर जाती हैं। और डीडीटी जो होता है, डीडीटी की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक होती है, और ये उच्च जीवों तक, उच्च पक्षियों तक भी इसका प्रभाव देखा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव पक्षियों में ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो मछली, छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, बड़ी मछली को पक्षी ने खाया, तो वहाँ कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है डीडीटी की। और डीडीटी जो है ये काफ़ी खतरनाक है। द गैस फाउंड इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन एयर इज, हवा में, वायु में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप सबको पता है कि नाइट्रोजन जो होती है ऑलमोस्ट 78% पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी हो गई? नाइट्रोजन की। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे
ठीक है, और डरने की कोई बात नहीं, आप आराम से कर ले जाओगे। और भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।